हेलो फ्रेंड्स, कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कल देखा था, कल वाले लेक्चर में अपनों ने केवल इसके बारे में समझा था कि राज्य क्या होता है। राज्य के चार अंगों के बारे में चर्चा करी थी। सबसे पहले मैकियावेली की द प्रिंस में की गई थी, इन सभी के ऊपर चर्चा करी। फिर सत्ता के प्रकारों के ऊपर चर्चा करी थी। सत्ता के आधार पर शासन के दो प्रकारों के ऊपर चर्चा करी थी। शक्ति के आधार पर प्रकारों के ऊपर चर्चा करी थी। और उसके बाद हमने कहा था कि इससे आगे का अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान का जो गठन है उसके ऐतिहासिक क्रम के ऊपर अपन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें अपन भारतीय संविधान के विकास क्रम की, तो आज अपन उसी के ऊपर अपना लेक्चर रहेगा। भारतीय संविधान का जो विकास क्रम है उसको अपन चार चरणों में बांटकर देख सकते हैं। कौन कौन से चार चरण होते हैं? कौन कौन से चार चरण होते हैं? एक देखेंगे अपन, एक चरण में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, आगमन और विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, कैसे वो भारत में आई, कैसे उसने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करी, कैसे क्या अपने अपना शासन का विस्तार किया, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। दूसरे चरण में अपन देखेंगे चार्टर एक्ट के अधीन जो है, चार्टर एक्ट के अधीन कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ। सबसे पहले अपन 1773 से स्टार्ट करते हुए 1853 की चार्टर एक्ट तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके मुख्य मुख्य कौन कौन से चार्टर एक्टों में क्या क्या प्रावधान थे, इन सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अपने प्रश्न आ जाते हैं। तीसरे चरण के अंतर्गत अपन बात करेंगे ब्रिटिश संप्रभुता के दिन, जैसा कि आपको पता हुआ। तीसरे चरण में अपन बात करेंगे ब्रिटिश संप्रभुता के दिन, जैसा कि आपको पता हुआ कि 1858 की क्रांति के पश्चात, जो 1857 की क्रांति थी, उसके बाद जो 1858 का एक्ट आया, उसके बाद जो है 1858 से ब्रिटिश ताज के दिन भारत की ये पूरा प्रावधान हो गया था। जो है पूरा भारत जो है ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन चले गया था, उसके ऊपर अपन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, चौथे चरण में अपन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपन चार चरणों में बांटकर भारतीय संविधान के विकास क्रम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन चारों चरणों में जो एक्ट आया उनके बारे में, जो उनके मुख्य मुख्य प्रोविजंस है, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इस प्रकार अपना ये पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंपनी का गठन कैसे हुआ। अगर बात करें कंपनी के गठन के ऊपर चर्चा करें, तो कंपनी के गठन की बात करें तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 13 दिसंबर 1600 को, जो महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। कब किया था? डेट याद देख लेना, 31 दिसंबर 1600 को गठन हुआ था। उस टाइम पे भारत में कौन शासक हुआ? उस टाइम पे भारत में मुगलों का शासन हुआ करता। तो मुगल में किस शासक का शासन हुआ करता? तो मुगल में अकबर का शासन हुआ करता था। अकबर के पश्चात अगर बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार जो है 1608 में अपने एक कैप्टन हॉकिंस को एक जहाज में बिठाकर भेजा। उसमें कौन से जहाज में बैठा था? उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। कौन सा जहाज था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नामक जहाज में बिठा के भेजा था। इन्होंने जो है जहांगीर से मुलाकात करी। जहांगीर से मुलाकात के पश्चात इन्होंने कुछ सहूलियतें ले ली थी। इसी प्रकार इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दी। मसूलीपट्टनम, ये अपने अगर देखेंगे भारत के इंडिया के मैप की अगर बात करें, तो ये मसूलीपट्टनम कुछ यहाँ पड़ता है। यहाँ इन्होंने अपनी पहली फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना करी थी, पहली फैक्ट्री की स्थापना करी थी। इसी प्रकार अगर बात करें, ये जो वापस जहांगीर के दरबार में गए, इन्होंने और भी रियायतें जहांगीर से ले ली। जैसे इन्होंने 1615 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की रियायत ले ली थी और यहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित करी दूसरी। पश्चिम में अपनी पहली फैक्ट्री कौन सी हो जाएगी? इनकी पश्चिम में स्थापित पहली फैक्ट्री सूरत हो जाएगी और पूर्व में मसूलीपट्टनम हो जाएगी। ये कब स्थापित करी? ये कब? मसूलीपट्टनम वाली 1608 में स्थापित हो जाएगी और 1615 में स्थापित हो जाएगी। एमपीपीएससी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है कि सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब करी गई थी? तो सूरत में कब करी? 1615 में करी थी। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर ली। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1661 आ जाता है। 1661 में ब्रिटेन के जो राजकुमार थे, क्या नाम था उनका? चार्ल्स द्वितीय। जॉर्ज चार्ल्स द्वितीय नाम हुआ करता था। जॉर्ज चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी, कहाँ की राजकुमारी थी? पुर्तगाल की। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथलीन ब्रिगेंजा के साथ हो गया था। कैथलीन ब्रिगेंजा के साथ इनका विवाह हुआ और कैथलीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह होने पर जो चार्ल्स द्वितीय थे, इनको दहेज में मुंबई क्षेत्र मिल गया।
मुंबई क्षेत्र मिलने के कारण इनको क्या हुआ, मुंबई क्षेत्र मिल गया। मुंबई कहाँ पड़ता अपना, यहाँ। मुंबई क्षेत्र इनको दहेज में मिल गया। इन्होंने क्या करा कि कुछ राशि ली और ये जो मुंबई वाला जो टापू था इन्होंने किसको दे दिया किराए पे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से किराए पे दे दिया। तो अब कंपनी के अधीन कितने क्षेत्र हो गए, एक तो सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली, एक अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर ली इन्होंने, मसूलीपट्टनम में, जैसा आपने पढ़ा था 1608 में। उसके बाद 1615 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो ये कुछ सीनरी उस टाइम पे बन रहा था। तो ये सब चलते चलते आ गए। इसी प्रकार मतलब दूसरी कंपनियां भी भारत में आ रही थी। जब अपन जो भारत का जो आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे उसमें पैरेलल जो कंपनियां चलती, इसमें युद्ध भी चलते जा रहे थे, तो उन सभी की अपन ऊपर चर्चा कर लेंगे। साथ साथ युद्ध चलते जा, कंपनी अपने आप को आर्थिक रूप से, साथ साथ सैनिक रूप से भी क्या बनाते जा रही थी, धीरे धीरे सक्षम बनाते जा रही थी, आधुनिक हथियारों का प्रयोग करने लग गई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अपन सबसे पहले, अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे फर्रुखशियर का शासन हुआ, मुगल शासन भी धीरे धीरे, जहांगीर के बाद फर्रुखशियर का शासन। आगे कालक्रम में और भी शासक आए, जहांगीर के बाद जैसे शाहजहां हो जाएगा अपना वगैरह, ये सब औरंगजेब हो जाएगा। उसके बाद आगे कालक्रम में एक शासक आता है मुगल एरा में, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर से इन्होंने क्या करा, कुछ अधिकार पत्र प्राप्त कर लिए, और इन अधिकार पत्रों की बदौलत ये क्या करने लग गए, जो अपना बंगाल वाला रीजन था, अगर आप भारत के मैप की अगर बात करोगे जैसे, तो यह जो बंगाल पड़ता था, तो बंगाल में इन्होंने जो है फर्रुखशियर से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। उस प्रमाण पत्र की बदौलत ये क्या करते थे, यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते थे। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनको किसी प्रकार का, इनको ट्रेड करने के लिए उन शासकों को या मुगलों को किसी प्रकार का ट्रेड के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो कंपनी ने इसका गलत फायदा उठाना चालू कर दिया। कंपनी ने क्या करा, वहाँ की जो व्यापारी थे लोकल, उनको भी ये फर्जी ऐसे उसकी कॉपीज बांटनी चालू कर दी, और उसके बेसिस पे उनसे भी थोड़ा बहुत टैक्स ले लेते। इससे जो वहाँ के जो शासक हुआ करते थे, उस टाइम पे शासक कौन हुआ करते थे, सिराजुद्दौला, जो बंगाल के शासक हुआ करते थे। तो सिराजुद्दौला को बहुत हानि हुई। सिराजुद्दौला को और भी कारण थे, जैसे कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी चालू कर दी थी कलकत्ता में, पूरा कलकत्ता की घेरेबंदी करनी चालू कर दी। तो कहीं ना कहीं इनको भी खतरा लगा उससे कि मेरी जो संप्रभुता है उसको, संप्रभुता क्या होती है अपन, संप्रभुता को कंपनी अटैक करने वाली। तो इनका और कंपनी का वॉर छिड़ गया। कब वॉर हुआ, वॉर हुआ अपना प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, 1757 में। तारीख क्या थी, तारीख थी उस दिन 23 जून 1757। 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से क्या करा कि जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। अपनी ओर मिलाने से क्या हुआ, सिराजुद्दौला के पास सैनिक ही नहीं बचे। सैनिक ही नहीं, तो ये कंपनी, ये युद्ध जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो प्लासी का युद्ध हुआ, ये कंपनी बिना लड़े ही जीत गई। इस प्रकार कंपनी ने सबसे पहले मीर सिराजुद्दौला को युद्ध में पराजित करके मृत्यु की घाट, उसके बाद जो सेनापति इन्होंने अपने अंडर में करा था मीर जाफर को शासक बनाया। पर मीर जाफर जो है वो कंपनी की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सका। आगे कालक्रम में कंपनी ने जो जाफर का जो दामाद हुआ करता था मीर कासिम, उसको शासक बनाया गया। इसी प्रकार कंपनी ने बेसिकली मीर कासिम को इसलिए शासक बनाया था ताकि कंपनी की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी कर सके। पर मीर कासिम भी सिराजुद्दौला की तरह ही शासक निकला। उसने भी कंपनी के हस्तक्षेप को जो है सही नहीं माना अपने लिए। तो उसने क्या करा, जो अवध के नवाब हुआ करते थे, अवध कहाँ पड़ता है, यहाँ पे अवध। और उस टाइम पे जो मुगल शासक हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय के साथ उन्होंने क्या करा, इनके साथ क्या करा, संधि कर ली और एक युद्ध करा। कौन सी तारीख को युद्ध हुआ अपना, 22 अक्टूबर को युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम और उसके संग और हेक्टर मुनरो के बीच में। इसमें कंपनी ने अपनी बिल्कुल सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए क्या करा, युद्ध में विजय प्राप्त करी। जिसमें मीर कासिम तो वहां से भाग गया। उसके बाद जो अवध के नवाब और जो मुगल शासक थे उस टाइम के, उनके साथ एक संधि करी इस शासन के बदले। उसे किस नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि करी। इलाहाबाद की संधि के तहत क्या करा, जो अवध के कुछ क्षेत्रों ने कंपनी को अपने अधीन ले लिया। साथ ही क्या करा, जो मुगल शासक थे उनको भी पेंशन पे रख दिया।
इस प्रकार कंपनी के जो पूरा बंगाल वाला जो एक बृहद इकोनॉमिक रीजन से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बहुत धनी क्षेत्र हुआ करता, तो कंपनी के अधीन वो पूरा बंगाल क्षेत्र आ गया और कंपनी ने इसके अधीन द्वैध शासन की स्थापना करी। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी ने अपना एक पिट्ठू शासक वहां बिठा दिया, उसके पास केवल कुछ अधिकार थे, वो पूरा प्रशासन हो गया, पूरा राजस्व डिपार्टमेंट हो गया, वो सब किसके हाथ में हुआ करता था? कंपनी के हाथ में हुआ करता था। और केवल जैसे नाम मात्र का शासक बना दिया था जो बंगाल में जो था, उसके पास किसी प्रकार की कोई पावर्स नहीं थी। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। तो इस प्रकार कंपनी बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी। आगे चल के इसी क्रम में यहाँ की जो सुदृढ़ता का लाभ उठाते हुए कंपनी ने दूसरी ब्रिटिश जो कंपनियां थी उनको भी भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसी कालक्रम में जो है इसके बाद कंपनी जो है पूरी रूप से सुदृढ़ हो चुकी थी। इसके बाद अगर बात करें तो ये पूरा सिनेरियो आपने समझ लिया कैसे कि कंपनी पूरी शक्तिशाली बनी। इसके बाद अगर बात करें, कंपनी का गठन देख लिया अपनों ने, ये सब देख लिया। इसी कालक्रम में अब आगे एक्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले एक्ट आया इसी कालक्रम में, कंपनी के जो प्रशासन हो गया उनको नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1773 में एक एक्ट ला गया। सबसे पहला एक्ट है, इसको किस नाम से, इन्हें सभी एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य 1773 के एक्ट को लाया गया था, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से लाया गया था। जैसे मैंने बता दिया कि जो कंपनी के अधीन पूरा बंगाल वाला रीजन आ गया था, तो कैसे किया उन्होंने, प्रशासन चलाएंगे, उन सभी को नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से 1773 का एक्ट लाया गया। इसके बाद जो बंगाल का जो गवर्नर था, जो यहाँ पे गवर्नर था, जो उस टाइम पे बंगाल पे, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने अपने? वॉरेन हेस्टिंग्स बने। ठीक है, इसी प्रकार जो बम्बई वाला रीजन आपको पता ही है, जैसे कैथलीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह हुआ तो जो क्षेत्र मुंबई जो टापू वाला उनको मिल गया था, तो वो भी इनके अधिकार में आ गया। मद्रास वाले रीजन जो इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी, तो दोनों रीजन, दोनों के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? इस एक्ट के अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। साथ ही अगर बात करें, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया। इस परिषद में कितने शासक, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य हुआ करते थे। और चारों सदस्य क्या करते थे? ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता करने का काम करते थे। इसी प्रकार इसी एक्ट में एक प्रावधान किया था, जिसे 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। कब की? 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस उच्च न्यायालय की जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने, ये पूछ लेते बहुत सी बार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे को जो है पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो इस प्रकार इसके मुख्य मुख्य मेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 पॉइंट ही काम की कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल के गवर्नर को। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना करी। ये सभी प्रोविजंस इसके अंतर्गत किए गए थे। अब कोई भी एक्ट आता है उसमें शुरू में आएगा तो कुछ खामियां होगी, इसकी खामियों को दूर करने के उद्देश्य से सबसे पहले 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1773 का जो एक्ट था, उसमें जो प्रावधान किए गए थे उनको नियमित करने, उनके उसमें जो प्रोविजंस रहते उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1773 की जो एक्ट की कमियों को दूर करना। हालांकि ये इतना इफेक्टिव है नहीं, इससे प्रश्न बनते नहीं। इसके बाद जो एक और आया पिट्स इंडिया एक्ट करके आया 1774 में, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, इनको दूर करने के उद्देश्य से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रावधान अपने को पढ़ने हैं। इसमें अगर बात करें, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से क्या करा? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करते थे। क्या करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स कंपनी की जो प्रशासन के जो कार्य होते थे उनको नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश कैबिनेट जो हुआ करता था, उसके ब्रिटिश कैबिनेट के जो कर्मचारी, इसके अंतर्गत कर्मचारी बोलो या मंत्री बोलो, इसके अंतर्गत शामिल हुआ करते थे। उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसके व्यवसायिक कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके जो सदस्य हुआ करते थे उसे निदेशक मंडल के अंतर्गत, इसमें जो कंपनी के व्यवसायिक कार्यों, इसमें जो कंपनी के निदेशक मंडल था उसके जो सदस्य हुआ करते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुआ करते थे।
तो इसके अंदर दो पड़ा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कंपनी का अधीन क्षेत्र जो था पूरा, जो कंपनी के अधीन, जैसे बंगाल वाला रीजन कंपनी के अधीन हो गया, मद्रास वाला हो गया, मुंबई वाला रीजन, तो जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता। ये बहुत सी बार पूछ लेते कि कौन सा एक्ट में सर्वप्रथम कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा है, तो क्या याद रखोगे आप, 1783 का पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रावधान किया गया था सबसे पहले, उसमें कंपनी का अधीन जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाना गया था। ये सभी पढ़ते हुए अब आगे के सिनेरियो बढ़ते, इसके बाद जो अपन एक्ट पे चर्चा करेंगे वो आएगा अपना 1793 का एक्ट। 1784 के बाद 1793 की एक्ट के ऊपर चर्चा करें। 1793 की एक्ट में कंपनी का जो अधिकार था, एकाधिकार जो था, एकाधिकार किस पे, व्यापार पे एकाधिकार, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार, चाय पर एकाधिकार, इन सभी को अगले 20 वर्षों के साथ बढ़ा दिया गया। एकाधिकार किसके, व्यापार का किस पे, भारत के साथ जो व्यापार है केवल कंपनी कर सकती थी उस टाइम पे व्यापार, उसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। बस इसमें ये याद रखना है कि ये पूछ ले बहुत सी बार कि कंपनी के एकाधिकार को कौन सा एक्ट के तहत 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो 1793 के एक्ट में प्रावधान किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद 1813 में एक्ट आता है। इसमें क्या प्रावधान किया, इसमें प्रावधान किया गया सबसे पहले तो जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा, चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था, चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। साथ में अगर बात करें जो ईसाई मिशनरी आते थे, ईसाई मिशनरी को क्या करा, ईसाई मिशनरी को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी कि आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। ईसाई धर्म के, ये पूछ लेते कि ईसाई धर्म के प्रचार, ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत दी गई, तो 1813 के एक्ट में दी गई। इसी अधिनियम में भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख पाउंड खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1 लाख पाउंड भारतीय शिक्षा के लिए कितने खर्च करने का प्रावधान किया गया था, 1 लाख पाउंड खर्च करने का प्रावधान किया। बेसिकली ये 1 लाख पाउंड खर्च करने का जो प्रावधान किया गया था, कहीं ना कहीं ये इनकी जो है ईसाई धर्म को फलीफुलित करने के उद्देश्य से ही किया गया था। बाकी जैसा भी हो, एजुकेशन में पहली बार इन्वेस्ट करा था अंग्रेजों ने, कितना, 1 लाख पाउंड का। ठीक है, ये सब प्रावधान अपनों ने देख लिया कि सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया इस अधिनियम के 1800 उसके बाद ईसाई मिशनरियों को जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दे दी। दूसरा अपनों ने देखा था कि जो है 1 लाख पाउंड का खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया था एकाधिकार को। चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद वाले एक्ट में देखेंगे अपन, इसके बाद जो आते हैं 1813 के बाद इम्पोर्टेंट बनता है अपना 1833 का चार्टर एक्ट। इतना अपना देख लिया कि 1773 की एक्ट से स्टार्ट करा अपना, फिर 1781 का एक्ट देखा, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट देखा 1783 का, उसके बाद जो है उसके बाद देखा अपनों ने 1813 का एक्ट, फिर 1793 का एक्ट देखा अपनों ने। अब आगे चर्चा करते हैं अपन 1833 के चार्टर एक्ट की। आपको पता है कि जैसे 18वीं 19वीं सदी में बहुत सारे धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में उस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ करते थे, उसके टाइम पे आया सबसे पहले 1833 का चार्टर एक्ट। तो धार्मिक सुधार आंदोलनों में सबसे पहले जैसे आपको पता हुआ 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो इस प्रकार के जो कुछ प्रावधान किए गए थे, सबसे पहले क्या किया, जो चीन और चाय के साथ जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, उसमें 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। 1813 के एक्ट में आपने देखा हुआ कि जो चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्षों के साथ बढ़ा दिया, और भारत के साथ जो व्यापार करने का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। दूसरी चीज, इसमें विशुद्ध रूप से कंपनी क्या बन गई थी, एक प्रशासनिक इकाई बन गई थी। इससे तात्पर्य क्या है, क्योंकि अब ना तो कंपनी का एकाधिकार चीन और चाय के साथ व्यापार पर रहा था, ना भारत के साथ, तो इसका मुख्य कार्य क्या रह गया था, भारत में प्रशासनिक मैनेजमेंट करना रह गया था कि आप विस्तार करो और कंपनी का यहाँ पे जो है ब्रिटिश का शासन संभालो। दूसरी बात, जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया, भारत का, उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। सबसे पहले अपनों ने 1703 के एक्ट में पढ़ा था ना कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन से एक्ट में था, 1773 के एक्ट में। उसके बाद इस एक्ट में क्या प्रावधान कर दिया, 1833 के एक्ट में यह प्रावधान कर दिया कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या, किस नाम से जाना, ये प्रश्न बनता है बहुत सी बार कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के द्वारा क्या हो गया, 1833 के एक्ट के द्वारा
कहा गया था। उसके बाद अगर बात है इसी में जो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। इस विधि आयोग का काम क्या करता था, भारत के लिए एक विधि बनाना था, आईपीसी। अब तो हालांकि अब आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता करके, दंड संहिता करके एक अलग आईपीसी को रिप्लेस कर दिया। जो आईपीसी के बहुत सारे प्रावधान थे ना, वो मैकाले की विधि संहिता से लिए गए थे। उसके बाद इसी में प्रावधान किया गया था कि दास प्रथा का अंत, दास प्रथा के अंत का किसमें प्रावधान किया था, 1883 के। हालांकि उस टाइम पे लागू नहीं हुआ, आगे चलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद जैसे आगे चलकर बहुत सारे गवर्नर जनरल बदलते गए। फिर आते 1843 में लॉर्ड एलिन बरो के टाइम पे इस दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। तो इस एक्ट में प्रावधान किसमें गया था, दास प्रथा के उन्मूलन का। ये भी पूछते बहुत सी बार, तो 1833 के एक्ट में किया गया था। तो ये सभी सिनेरियो समझ लिया आप लोगों ने कि कैसे 1833 के एक्ट में चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, वगैरह वगैरह इसके अंतर्गत अपनों ने देख लिया। इसके बाद जैसे आप देखोगे तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति वगैरह चलने लगी थी, तो कंपनी के जो है बहुत सारे क्षेत्रों पर एकाधिकार हो गया था। उसके बाद व्यापारिक जैसे कंपनी का क्षेत्र बढ़ता जा रहा था, जैसे इन्होंने झांसी पर एकाधिकार कर लिया था, उसके बाद भोंसले रियासत को इन्होंने अपने इसमें मिला लिया था, उसके बाद जेतपुर को मिला लिया था, इस सभी सतारों को मिला लिया था, इन सभी क्षेत्रों को अपने अधीन मिला लिया था। तो ये सभी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद ये सभी सिनेरियो चलता जा रहा था। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। कितने वर्षों का गैप इसमें, 1833 के बाद अब आ रहा है 1853 में चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, गवर्नर के कार्यों को जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। जो गवर्नर जो उसमें प्रावधान किया था कि जो भारत बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो इसमें जो गवर्नर जनरल था उसके कार्यों को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक कार्य था अपने कौन से, विधायी कार्य, एक थे विधायी कार्य, एक हुआ कर देते प्रशासनिक कार्य। विधायी कार्य से तात्पर्य क्या होता है, जो है कानून निर्माण कैसे करना है, क्या करना है वो सभी। दूसरा प्रशासन संभालना, कैसे क्या सैनिक व्यवस्था करनी, कैसे उन कानूनों को लागू करना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हुआ करता था, प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत शामिल हुआ करता था। अगर बात करें अपन विधायी कार्यों की, विधायी कार्यों के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 6 सदस्यीय जो है 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इन 6 सदस्यों ने सर्वप्रथम विधायी कार्यों में गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 6 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। 6 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति के कारण ही इस वाली जो परिषद हुआ करती थी इसको छोटी संसद के नाम से संबोधित किया जाता था। किस नाम से जाना जाता था, छोटी संसद के नाम से जाना जाता था। साथ ही अगर बात करें तो कंपनी की जो प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से क्या लाया गया था, नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से 18 इसमें प्रावधान किया गया था। तो अगर बात करें गवर्नर जनरल के प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए सिविल सेवकों की नियुक्ति की गई थी। इन सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए आईसीएस की परीक्षा आयोजित की जाती थी, जो भारत में भी आयोजित होती थी, खुली परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसे आईसीएस की परीक्षा, जैसे अभी आईएएस होता है ना, आईएएस उसी टाइप का हुआ करता था आईसीएस। तो आईसीएस की परीक्षा उसके अधीन जो है कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी, इसके लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। तो विधायी कार्यों के लिए तो किसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 6 सदस्यों की नियुक्ति, प्रशासनिक कार्यों के लिए आईसीएस की खुली प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। साथ ही अगर बात करें ब्रिटिश, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि जो ब्रिटिश शासन है वो कंपनी के अधीन क्षेत्र को कभी भी अपने अधीन कर सकती है। क्या प्रावधान किया था कि इस ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के शासन को किसी भी समय समाप्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो 1853 के एक्ट के दिन किया गया था। तो ये सभी 4-5 प्रोविजंस आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत है। इसके बाद अगर आगे देखोगे आप तो 1857 में जैसा कंपनी ने अपनी जो नीतियां, जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और जो कंपनी जो सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करती जा रही थी, जैसे कि सैनिकों को बाली, जैसे हिंदू सैनिकों को जो है तिलक लगाने पर रोक लगाती थी, बाली पहनने पर रोक लगाती थी, टोपी पहनने पर रोक लगाती मुस्लिम सैनिकों को। साथ ही तात्कालिक कारण रहा चर्बी वाले कारतूस। उसमें ये चर्बी वाले कारतूस में ये अफवाह फैल गई सैनिकों में कि इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, जैसे गाय जो है हिंदुओं को प्रिय पशु हुआ करती है, उसका माता का दर्द, इसी प्रकार जो है सुअर जो हुआ करते थे मुस्लिमों का प्रिय पशु हुआ करते थे। तो इस प्रकार से दोनों ही इसके विरोधी हो गए और इससे चलते चलते मेरठ में से एक क्रांति स्टार्ट हुई, 1857 की क्रांति। और देखते देखते वो लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। बहुत ही प्रयासों के
बाद जैसे इसके नेतृत्व करता हुआ करते, जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने करा था, मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे नेता हुआ करते थे, तात्या टोपे हो गए, इन सभी ने इस क्रांति का नेतृत्व किया और आगे चलकर ये क्रांति जैसे तैसे नियंत्रित हुई थी। अब ब्रिटिश शासन ने जो प्रावधान तो पहले ही कर रहा था कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी के अधीन शासन को अपने अधीन ले सकती, तो इससे आगे चल के 1858 में एक एक्ट पारित करा कंपनी ने, और उस एक्ट के अधीन क्या करा कि पूरे जो भारत का जो अधिपत्य था वो कंपनी से पूरा किसके शासन में चला गया, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत ये पूरा शासन चला गया। तो इसके बाद के जो अधिनियम पढ़ेंगे अपन, तो वो ब्रिटिश संसद पारित करके भेजेगी, क्या ब्रिटिश शासन के अधीन, ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इससे आगे का अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।